ओके सो इस वीडियो में हम म्यूकोर माइकोसिस डिसीज़ देखेंगे कि म्यूकोर माइकोसिस डिसीज़ होती क्या है, ये डिसीज़ कैसे आ गई, ये रेयर है तो अभी क्यों होने लगी, पहले क्यों नहीं होती, पहले थी या नहीं थी। तो बेसिकली म्यूकोर माइकोसिस क्या है? म्यूकोर माइकोसिस को हम ब्लैक फंगल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ब्लैक फंगल इन्फेक्शन क्यों बोलते हैं ये जस्ट आगे देखने वाले हैं अभी। सो म्यूकोर माइकोसिस को याद रखना है, जाइगोमाइकोसिस भी बोला जाता है, इसे पहले जाइगोमाइकोसिस भी बोला जाता था। ये काफ़ी एक रेयर फंगल इन्फेक्शन है। रेयर फंगल इन्फेक्शन क्यों है? देखो, ये फंगस जो है ये एनवायरनमेंट में पहले से भी मौजूद था, आज नहीं, कोविड के काफ़ी पहले से ये फंगल इन्फेक्शन मौजूद था। पर कोविड में क्या हुआ, लोगों की इम्यूनिटी हो गई वीक, इम्यूनिटी सिस्टम हो गया वीक। अब इस वीक इम्यूनिटी सिस्टम में ये फंगस जो है ये इन्फेक्ट करने लगा हमारी बॉडी को। पहले भी इन्फेक्ट करता था पहले, पर हमारी एंटीबॉडी इससे लड़के इसे जीत लेती थी। पर अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कोविड के बाद इम्यूनिटी हो गई वीक। तो रेयर फंगल इन्फेक्शन इसलिए ही है। क्यों? क्योंकि ये पहली बात तो फैलता नहीं है ना, कोविड की तरह ये फैलता नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये फंगस के कारण होता है है ना। और देखो, फंगस की स्पीसीज़ जो हैं वो दुनिया में अराउंड मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ हैं, तो उनमें से सारी स्पीसीज़ के कारण ये नहीं हो रहा है। कौन कौन सी स्पीसीज़ के कारण हो रहा है? तो रिजोपस, म्यूकोर और रिजोम्यूकोर, ये 3 स्पीसीज़ के कारण, जो फंगस की 3 स्पीसीज़ हैं इनके कारण। तो म्यूकोर के कारण इसका नाम म्यूकोमाइकोसिस रखा गया। होता किन के कारण है? रिजोपस, म्यूकोर और रिजोम्यूकोर, ये 3 स्पीसीज़ के कारण बेसिकली क्या होता है, म्यूकोर माइकोसिस होता है। अब हम ये देखते हैं कि फंगस क्या होता है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन है तो जानना ज़रूरी है कि फंगस क्या होता है। ओके, सो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में देखो कि बहुत टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं, कोई भी एंटीजन के कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, हमें वायरल इन्फेक्शन होता है। हमें वायरल इन्फेक्शन देख ही रहे हैं कि किसके कारण हो रहा है, कोविड के कारण हो रहा है, मतलब SARS-CoV-2 के कारण हो रहा है। और फंगल इन्फेक्शन ये देख ही रहे हैं, म्यूकोर माइकोसिस जो नाम का फंगस है, म्यूकोर नाम का जो फंगस है उसके कारण क्या हो रहा है, म्यूकोर माइकोसिस हो रहा है। तो फंगस होता क्या है? फंगस क्या होता है, देखा होगा आपने, जब ब्रेड काफ़ी पुरानी हो जाती है, फ्रिज के बाहर रखी रहती है, कई बारी बहुत टाइम तक फ्रिज में रखने के कारण भी, फ्रिज में बहुत दिन तक रखने के कारण भी ये जो व्हाइट कॉटन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है ना, कॉटनी, और ये पाउडर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है, ये कहलाता है फंगस। ख़राब पानी में भी देखा होगा, ख़राब पानी में ऐसे डेवलप होने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ डेवलप होता है ये? जहाँ पर सीत निकलती है, मतलब सीलन वाली जगह पर, जहाँ पर वेट और मॉइस्ट जो जगह होती है वहाँ पर निकलती है। तो ये देखा होगा आपने, दीवारों में ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसका पिगमेंटेशन कैसा कैसा होता है? ग्रीन होता है, वाइट होता है, ब्लैक होता है। तो इसका ब्लैक फंगल इन्फेक्शन नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जो हमारी बॉडी में हो रहा है, जो अभी बॉडी में हो रहा है कोविड के बाद, वो इस तरह का हो रहा है। इस तरह का फंगल इन्फेक्शन ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर ऐसा डेवलप करता है, कॉटन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप बॉडी में डेवलप करता है। इनिशियली अंदर डेवलप करता है, बाद में जब काफ़ी ये सीवियर हो जाता है तो आपके बाहर भी दिखने लगता है, ये नोज़ में, आईज़ में ये दिखने लगता है। तो इसलिए इसको ब्लैक फंगल इन्फेक्शन बोला जा रहा है, क्योंकि ये कैसा, अपना जो उसका पिगमेंटेशन है, जो इसका कलर है, वो कैसा है, ब्लैक कलर का है, ठीक है। और अब ये आप देख सकते हैं कि दीवारों में जो सीलन आती है ना, सेम ऐसा दिखता है ये, लेकिन जब बॉडी में होता है तब ये म्यूकोमाइकोसिस होता है। ओके, सो फंगस होता क्या है? फंगस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये ब्रेड में एक डेवलप्ड फंगस है, ठीक है। तो फंगस में ये वाला जो पार्ट कहलाता है, ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये कहलाता है स्पोरेंजियम, ठीक है। ये स्पोरेंजियम कहलाता है। मैं इसको थोड़ा अच्छे समझा देता हूँ। ये स्पोरेंजियम जो होता है, ये देखो, ये स्पोरेंजियम ऐसे ऐसे अंदर स्पोर्स अपने अंदर कलेक्ट करके रखता है। ये क्या होता है, ये बस्ट होता है। जब ये फट जाता है ना, तो इन्वायरमेंट में काफ़ी छोटे स्पोर्स स्प्रेड हो जाते हैं। ऐसे होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो ये हम सांस लेने के तो नाक के थ्रू या माउथ के थ्रू ये स्पोर्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं, और ये स्पोर्स से आगे चल के फंगस, ये जो फंगस हम बता रहे हैं ना, ये फंगस को अंदर डेवलप करते हैं, स्पोर्स के फॉर्म में अंदर जाते हैं। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये आपको मिल जाएंगे कहाँ पर? सॉइल में मिल जाएंगे, किसी भी वेट इन्वायरमेंट में मिल जाएंगे, कोई भी मॉइस्ट इन्वायरमेंट होगा वहाँ मिल जाएंगे, और नॉर्मल इन्वायरमेंट में भी आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो और ये काम क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में आके काम क्या करते हैं? डिकेइंग का काम करते हैं, मतलब बॉडी को सड़ाते हैं। बेसिकली ये खाते हैं बॉडी को, ठीक है, खाते हैं तो हमारी जो हमारा टिश्यूज होता है, जो सेल होता है, वो ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। तो ये काम करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि ये पहले से भी अवेलेबल था, ये हमेशा से था इन्वायरमेंट में, है ना, स्पोर्ट्स के फॉर्म में ये हमेशा से था इन्वायरमेंट में। पर पहले हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी कि इससे कभी इन्फेक्शन हुआ नहीं। लेकिन कोविड के कारण क्या हो गया, हमारी इम्यूनिटी हो गई वीक,
और ये इन्फेक्ट करने लगा। तो ये इन्वायरमेंट में हमेशा से अवेलेबल रहता था। तो ये स्पोर जो है इन्वायरमेंट में ऐसे घूमते रहते हैं। फिर ये फेवरेबल कंडीशन के बाद जहाँ पर डिपॉजिट होते हैं, सपोज वुड में डिपॉजिट हो गए या बॉडी में डिपॉजिट हो गए, तो फिर ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये इस इन्वायरमेंट में स्पोर्स के फॉर्म में होते हैं। होपफुली इतना क्लियर हो गया होगा कि फंगस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फंगस क्या होता है। अब इसके टाइप देख लेते हैं कि इसके टाइप क्या क्या है, म्यूकोर माइकोसिस के टाइप क्या क्या हैं। सो सबसे पहला टाइप है रिनोसेरेब्रल। काफ़ी कॉमन है, ये सबसे ज़्यादा यही हो रहा है, सबसे ज़्यादा यही हो रहा है, इवन यही हो ही रहा है। और पल्मोनरी कई केसेस में देखा जाता है। सो सबसे कॉमन टाइप क्या है जो सबसे ज़्यादा होता है, वो है रिनोसेरेब्रल। कहाँ कहाँ होता है, सेरेब्रल है तो ब्रेन से इसका रिलेशन तो रहेगा ही। तो ब्रेन में हो रहा है, नेज़ल कैविटी में हो रहा है, आई में हो रहा है, साइनस में हो रहा है। ठीक है, साइनस मतलब कि आपके इस वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में इन्फेक्शन रहता है। ठीक है, ये वाले पार्ट जब इन्फेक्ट होता है ना। सो इसके एरिया हैं। सिम्टम क्या क्या हैं, सिम्टम बहुत सारे हो सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ इनसे भी ज़्यादा हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि कई पेशेंट जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे डिफरेंट टाइप के सिम्टम सामने आ रहे हैं। तो हेडिक कॉमन है जब आपके सेरेब्रल आपकी ब्रेन वाले पार्ट में होता है। ठीक है, आई वाले पार्ट पर इन्फेक्शन, देखो इन्फेक्शन स्टार्ट तो हमेशा कहाँ से होता है, नेज़ल कैविटी से होता है। तो नेज़ल कैविटी में होता है तो नेज़ल कैविटी में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, सांस लेने में तकलीफ आती है, नमनेस होता है, सूनपन पड़ जाता है, दांत भी ढीले पड़ते हैं इसमें। ठीक है, आपके जॉ लाइन में प्रॉब्लम आने लगती है, दांत ढीले पड़ते हैं, नाक से ब्लड भी निकलता है और ब्लैक कलर का फ्लूइड मतलब ब्लैक कलर का लिक्विड भी निकलना शुरू हो जाता है कई केसेस में। एक साइड में फेशियल पेन होता है, एक साइड में स्वेलिंग आ जाती है, आपकी चीक बोन्स दर्द देती हैं, मतलब गालों में जो हड्डियाँ हैं ना वो दर्द देती हैं। ठीक है, ये सब दर्द देती हैं, स्वेलिंग आ जाती है एक तरफ, कई केसेस में एक तरफ पैरालाइज भी हो जाता है, वन साइडेड पैरालाइज भी हो जाता है। और जब ये आँखों तक पहुँचता है तो आपके विज़न को ब्लर करता है, आपके विज़न को लॉस कर देता है। ब्लर मतलब धुंधला दिखना, और डबल दिखना शुरू हो जाता है। कई केसेस में इतना ज़्यादा हो जाता है कि आँख भी चली जाती है। आँख जाने का मेनली कारण है कि जो आपकी रेटिनल आर्टरीज होती है ना वो ब्लॉक कर देता है ये इन्फेक्शन, कॉलोनी बनाता है। ऐसे सपोज कहीं पे भी हो रहा है ना तो ऐसे कॉलोनी बनाना शुरू कर देगा। कॉलोनी मतलब अपने आप को ही डिवाइड करना शुरू कर देगा। तो ऐसे कॉलोनी बनाता है तो ब्लॉक कर देता है, वो रास्ता ही पूरा ब्लॉक कर देता है। तो जो आर्टरीज़ होती है, मेन जो आर्टरीज़ होती है जो आँखों में पहुँचती है उसको ब्लॉक कर देता है, इसकी वजह से विज़न चला जाता है। इससे भी ज़्यादा फैलता है तो आँखों को भी निकालना पड़ता है सर्जरी के थ्रू। मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, थोड़ा डिस्ट्रेसिंग है, नहीं देखना होगा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, 10 सेकेंड का वीडियो देखना। सो ये वो केसेस है जहाँ पर आँखों में ही हुआ है। ठीक है, आँखों में ही हुआ है। कई केसेस में देखो यहाँ पे आँखें तक निकालनी पड़ गई है। जो भी पार्ट में होता है अगर वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो वो पार्ट को रिमूव ही करना पड़ जाता है सर्जरी के थ्रू। ये ब्लैक कलर का है ना, इसलिए इसे बोला जाता है ब्लैक फंगल इन्फेक्शन। ये मैंने पहले भी समझा चुका है। सो ये काफ़ी ज़्यादा डेडली है और काफ़ी ज़्यादा भयानक है। इसलिए कोई भी ऐसा सिम्टम आपको दिखता है, आपको हेडिक तो चलो ठीक है कॉमन है, बट ऐसे विज़न में ब्लर दिख रहा है, नाक आपकी लाल पड़ रही है या नाक में ड्राइनेस आ रही है, ये सब कुछ भी आ रहा है ना, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्योंकि बहुत, अगर कोविड इसके पहले हुआ है, चांसेस है कि हो जाएगा। और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, की पहले ही दिखा लो वरना बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये देखा गया है, ये सारे विज़न लॉस होना, फेशियल पेन होना, चीक बोन स्वेलिंग और नेज़ल से खून भी निकलना और ब्लैक कलर का लिक्विड निकलना, ये काफ़ी कॉमन सिम्टम है इसका। सो इसका सेकेंड टाइप क्या है, इसका सेकेंड टाइप है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। पल्मोनरी में क्या इफेक्ट करता है, ये लंग्स इफेक्ट करता है। ठीक है, सिम्टम क्या है, चेस्ट पेन इसमें होता है, काफ़ी ज़्यादा चेस्ट पेन होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। लंग्स में इफेक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। फीवर आता है इसमें, वॉमिटिंग जैसा लगता है और वॉमिटिंग भी होती है। सो ये लंग्स को बस इफेक्ट करता है। ओके, सो इसका थर्ड पार्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस। इसका थर्ड जो टाइप है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस। इसका एरिया क्या क्या है, स्टमक और इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। ये स्टमक और इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। ठीक है, सिम्टम क्या है इसका, स्टमक एक है, मतलब स्टमक में आपके दर्द होगा काफ़ी ज़्यादा। ब्लीडिंग इन स्टूल है, ब्लीडिंग इन स्टूल मतलब आपको ब्लड निकलेगा कहाँ में, स्टूल में आपका, मतलब आपके पॉटी में जो ब्लड निकलेगा, किसमें, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस में। ये कॉमन नहीं है, सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है, सबसे ज़्यादा कॉमन यही है, रिनोसेरेब्रल सबसे ज़्यादा कॉमन है, और दूसरा सबसे ज़्यादा कॉमन है पल्मोनरी। ठीक है, अभी इसका फोर्थ टाइप देखते हैं। फोर्थ टाइप क्या है, क्यूटेनियस है। ठीक है, क्यूटेनियस में क्या इफेक्ट होता है, स्किन होता है।
होता क्या है कि स्किन में सपोज वुंड या सर्जरी हुई है और वो कि मान लो सपोज किसी की सर्जरी हुई है और वो हाइजीन से नहीं रहता है, ठीक है, उसकी सर्जरी जहाँ जो सर्जरी वाला एरिया है वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा, वहाँ पर म्यूकोर माइकोसिस का इन्फेक्ट हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे बॉडी में एंट्री ले लेगा और स्किन में इसका इफेक्ट मेनली स्किन में होता है। सो ये क्यूटेनियस म्यूकोर माइकोसिस हो गया। होपफुली ये समझ में हो गया। और फिफ्थ टाइप है इसका डिसैमिनेटेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है, काफ़ी डेडली होता है। इसमें अराउंड मोर्टेलिटी रेट 90% हो जाता है ना। ओवरऑल म्यूकोर माइकोसिस का जो मोर्टेलिटी रेट है वो 50 to 54% है। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा है कोरोना से, बहुत ज़्यादा है। इवन मतलब कोरोना से ये बहुत डेडली है। इसका मतलब ये हो कि अगर 100 लोगों को होता है तो चांसेस हैं कि 50 लोग उनमें से मर जाएंगे, जबकि कोविड में नहीं है ऐसा। कोविड एक्चुअली फैल बहुत ज़्यादा रहा है, ये फैलता नहीं है, ये फैलता बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इसका मोर्टेलिटी रेट कितना है 50%। वैसे भी डिसीजेज में यही होता है, जो ज़्यादा फैलता है उसका मोर्टेलिटी रेट कम होता है, जो कम फैलता है उसका मोर्टेलिटी रेट हमेशा ज़्यादा होता है। मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर। सो डिसैमिनेटेड म्यूकोर माइकोसिस में क्या होता है, ये ब्लड में होता है ना, ये काफ़ी कम होता है और इसको डायग्नोस करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसको डायग्नोस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी जो भी होते हैं उसको सिटी स्कैन से, बायोप्सी से डायग्नोस किया जा सकता है, बट डिसैमिनेटेड वाले में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और ये ज़्यादातर कब होता है, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्या होता है, अभी मैं बता चुका हूँ कई बार कि म्यूकोर माइकोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम हो जाता है वीक। सो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्या होता है, बॉडी सपोज ये आपकी बॉडी है, बाहर से एक आपके में ऑर्गन एक ट्रांसप्लांट किया गया, एक ऑर्गन लगाया गया सपोज, ठीक है। तो बॉडी तो उसको हमेशा क्या समझेगी, इन्वेडर समझेगी या एंटीजन समझेगी। तो क्या करेगी, उससे फाइट करने लगेगी, ठीक है। उस जो वो ऑर्गन जो है उसके टिश्यूज, उसके सेल को ख़त्म करने लगेगी, ये समझ के कि ये बाहर से आया है तो ये हार्म पहुंचाने वाला है बॉडी को, है ना। किसमें, ऑर्गन ट्रांसप्लांट केसेस में। तो क्या करेगा, और ये सारा काम कौन करेगा, उसको हार्म पहुंचाने का, उससे लड़ने का, जो बाहर से आए, जो बाहर से ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, इम्यूनिटी सिस्टम करेगा। तो होता क्या है कि उस इम्यूनिटी सिस्टम को सप्रेस करने के लिए एस्ट्रॉइड दिए जाते हैं, है ना। इम्यूनिटी सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, ताकि इम्यूनिटी सिस्टम का यहाँ पे इफेक्ट खत्म हो जाए, उसके लिए एस्ट्रॉइड दिए जाते हैं। अब एस्ट्रॉइड दिए जाते हैं तो एस्ट्रॉइड क्या करता है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को सप्रेस कर देता है और ऑर्गन को मिल जाता है टाइम, ताकि बॉडी एक्सेप्ट कर सके। और जब बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है ऑर्गन को, तो ऑर्गन आपका हो जाता है, आप जिससे भी लेते हैं उससे आपका ऑर्गन हो जाता है। तो होता क्या है, जब सप्रेस होता है इम्यूनिटी सिस्टम, जब सप्रेस किया जाता है, जब इम्यूनिटी सिस्टम को एस्ट्रॉइड दे के दबाया जाता है ना, तब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको म्यूकोर माइकोसिस हो जाए। क्यों, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है दबा दी गई है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये हो जाएगा। तो मैंने ये बता दिया क्यूटेनियस कहाँ पर होता है, स्किन पे होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कहाँ पर होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन में होता है। सिम्टम बता दिया इसके क्या क्या हैं, स्टूल में आपकी ब्लीडिंग होगी और आपके स्टमक में एक होगी, और पहले और दूसरे भी बता दिया है। अब ये देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस वल्नरेबल हैं, मतलब कौन कौन से सेक्शन को चांसेस है, कौन कौन से लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बीमारी होगी, म्यूकोर माइकोसिस होगा। सो जो कैंसर पेशेंट रहे हैं या कैंसर पेशेंट हैं, उन्हें चांसेस हैं कि म्यूकोर माइकोसिस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, चांसेस हैं। डायबिटिक पेशेंट को है, पोस्ट कोविड मतलब जो कोविड से ठीक हो रहे हैं या जो हो चुके हैं उनको हो सकता है। जिनका इम्यूनिटी सिस्टम लो रहा है पहले से या कोविड के बाद लो हो गया है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनका हुआ है। सो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वालों को मैंने बता दिया कि क्यों होता है। अब हम ये देखते हैं कि क्योंकि कोविड के कारण ही काफ़ी ज़्यादा है, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कोविड वालों को ये क्यों चांसेस हैं कि ज़्यादा होता है। देखो, कोविड में होता क्या है कि कोविड के ट्रीटमेंट के टाइम पे एस्ट्रॉइड दिया जाता है। एस्ट्रॉइड क्यों दिया जाता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए। इन्फ्लामेशन क्या होता है, सूजन, बेसिकली क्या होता है, सूजन होता है इन्फ्लामेशन। सूजन क्या होती है, और देखो सूजन कैसे आते हैं ये बताता हूँ मैं, सूजन आती कैसे है, क्यों एस्ट्रॉइड दिया जाता है ना, अच्छे से बताता हूँ मैं। देखो क्या होता है, आपको सपोज किसी को कोविड हुआ, ठीक है, कोविड हुआ तो एस्ट्रॉइड दिए गए। कौन कौन से एस्ट्रॉइड दिए गए, डेक्सामेथासोन दिया जाता है, प्रेडनिसोलोन दिया जाता है। दो ये डेक्सामेथासोन तो काफ़ी फेमस है, प्रेडनिसोलोन हो सकता है आपने नहीं सुना, पर डेक्सामेथासोन बहुत चांसेस हैं कि सुना होगा आपने। तो ये दोनों एस्ट्रॉइड दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि कोविड पेशेंट को क्या होता है कि सपोज ये बॉडी है ना, ये अटैक किया कोरोना ने, कोरोना ने ये अटैक किया आपका, तो ये सारी एंटीबॉडी पहुंच गई इससे लड़ने, है ना। अभी एंटीबॉडी के केस में क्या होता है कि कई बार एंटीबॉडी इतनी ज़्यादा हो जाती है, ओवरफ्लो एंटीबॉडी हो जाती है, जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे इतनी एंटीबॉडी हो जाती हैं कि ये कोविड के सेल से तो लड़ती हैं, साथ में यहाँ के टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। जब ये कंट्रोल से बाहर निकल जाती हैं, तो ये जो आपकी एंटीबॉडी आई है ना, ये आपके ही टिश्यू को, सपोज लंग्स में हुआ है, तो लंग्स में जहाँ जहाँ
कोविड के वायरस हैं वहाँ तो पहुँचेगी, साथ में लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं, सेल हैं, उनको भी ख़राब करना शुरू कर देगी। कब? जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या आ जाएंगे, यहाँ पे एंटीबॉडी आ जाएंगे। तो जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं तो फ्लड टाइप का आ जाता है, बाढ़ टाइप की आ जाती है। तो उस फ्लड को, इम्यूनिटी के उस फ्लड को कहते हैं साइटोकाइन स्ट्रॉम बोलते हैं, ठीक है। तो इस फ्लड को अब क्या होता है, क्यों दिया जाता है एस्टेरॉयड, ये समझो। ये फ्लड आ गया, यहाँ पे एंटीबॉडी इतनी आ गई जितनी ज़रूरत भी नहीं थी, और जितनी ज़रूरत नहीं थी वो पहुँचने से क्या हुआ, वो अपने ही सेल को खाने लगी, गुड सेल को खाने लगी, ठीक है। कोविड का जो वायरस है उसको तो ख़त्म करने में लगी हैं, साथ में अपने सेल को भी खाने लगी। तो उससे क्या हो जाएगा कि ऑर्गन हो जाएगा फेलियर, और ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, इंसान मर जाएगा, क्योंकि हमारे टिश्यूज़ खत्म हो जाएंगे, हमारे सेल खत्म हो जाएंगे तो मर जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे अब ज़रूरत पड़ती है किसकी, कि इम्यूनिटी सिस्टम को सप्रेस किया जाए। इतना सारा जो एंटीबॉडी डेवलप हो गया, उसको सप्रेस किया जाए। तो एस्टेरॉयड दिया जाता है, डेक्सामेथासोन दिया जाता है, ठीक है। ये एस्टेरॉयड दिए जाते हैं। अब ये एस्टेरॉयड क्या करता है, ठीक है। ये एस्टेरॉयड अगेन इम्यूनिटी सिस्टम, आपके जो भी इम्यूनिटी सिस्टम के जो भी पार्ट हैं, ये जो भी पहुँचे हैं यहाँ पे, ठीक है, इन्फेक्टेड एरिया में पहुँचे हैं, इनको सप्रेस करेगा। क्यों करेगा सप्रेस? क्योंकि ये दूसरे ऑर्गन फेलियर में ये दूसरे ऑर्गन फेलियर के कारण बन सकते हैं। तो ये याद रखना है कि साइटोकाइन क्या होता है, कि वो स्ट्रॉम है या वो बाढ़ है जो इम्यूनिटी सिस्टम के कारण, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम के कारण हो जाता है। तो इस इम्यूनिटी सिस्टम को अब दबाना पड़ेगा, इसलिए दिया गया बॉडी में एस्टेरॉयड। अब एस्टेरॉयड दिया गया तो ये डाउट आ सकता है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अगर एस्टेरॉयड दबा देगा तो हम फाइट किससे करेंगे। इसलिए एस्टेरॉयड के साथ में क्या दिया जाता है, आपको एंटीबायोटिक, एंटीवायरल दोनों दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो आपकी बॉडी के एंटीबायोटिक है उनको तो दबाया जाता है, तो बाहर से तो एंटीबायोटिक और एंटीवायरल दिए जाएंगे ना, सो बाहर से दिया जाता है। अब ये जब एंटीबायोटिक दबता है ना, सॉरी आपकी एंटीबॉडीज़ और इम्यूनिटी सिस्टम जब सप्रेस हो जाता है, जब दब जाता है तो शुगर लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। तो कई बार आपने ये सुना होगा या आपने पढ़ा होगा कि पोस्ट कोविड वालों को, जिन्हें शुगर नहीं थी, उन्हें भी शुगर हो गई है। क्यों? ये एस्टेरॉयड के कारण। इस एस्टेरॉयड ने, हाँ, और मैं ये इन्फ्लेमेशन बता रहा था, तो ये जब फ्लड हो जाता है ना, तो वो एरिया में स्वेलिंग आ जाती है, वो एरिया में सूजन आ जाती है, रैशेज पड़ जाते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये कि आपको कभी भी चोट लगती है, कहीं भी सपोज बॉडी के किसी भी पार्ट में चोट लगी, तो वहाँ पे सारा का सारा इम्यूनिटी सिस्टम फाइट करने पहुँचता है, तो वहाँ देखा होगा सूजन आ जाती है, थोड़ा सा फूल जाता है, थोड़ा सा रेडिश पड़ जाता है। ये आपके एंटीबॉडीज़ और जो भी यहाँ पे फाइट करने आता है, ये उनके कारण होता है, और ये फाइट करके वापस चला जाता है। लेकिन कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि जब ये फाइट करते करते इसको तो ख़त्म कर दे, फिर उन्हें यही नहीं पता है कि आप सप्रेस हो जाना है, बंद हो जाना है, तो वो आपके सेल को भी ख़त्म करना शुरू कर दे। ऐसे स्टेजेस पे ज़रूरत पड़ती है एस्टेरॉयड की, क्योंकि वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को ये बताते हैं कि अब ज़रूरत नहीं है, और वो वहीं पे इन्फ्लेमेशन पैदा होता है, वहीं पे सूजन पैदा होती है। तो बॉडी के बाहर पैदा होता है इन्फ्लेमेशन तो दिखता है, पर कोविड के कारण क्या होता है, चेस्ट में आपके इन्फ्लेमेशन पैदा होता है, जिसके कारण दूसरे ऑर्गन हो सकता है डैमेज हो जाए, है ना। इसलिए एस्टेरॉयड दिया जाता है। तो एस्टेरॉयड डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता कोविड में, पहली बात तो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता, वो आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, ताकि क्या हो, इन्फ्लेमेशन और साइटोकाइनिन के कारण दूसरे ऑर्गन फेलियर ना हो जाए, मतलब दूसरे ऑर्गन को खा ना जाए आपका इम्यूनिटी सिस्टम, है ना, वो नुकसान ना करे। तो और एस्टेरॉयड देने के कारण क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है और आपका इम्यूनिटी सप्रेस हो जाता है। तो बेसिकली जैसे ही आपका इम्यूनिटी सप्रेस होता है, तो दूसरी जो बाहर की बीमारियां हैं, जो बहुत ही कॉमन है, जो इंसान को कभी नहीं होती थी, क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग था। लेकिन अब इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाने के कारण, एस्टेरॉयड देने के कारण, वो इम्यूनिटी सिस्टम भी पूरा वीक हो गया है। इस वजह से क्या होगा कि कोविड के बाद जो लोग भी उभर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस हो जाएगा। होपफुली समझ में आ गया होगा कि एस्टेरॉयड का क्या यूज़ होता है ना, और इम्यूनिटी और साइटोकाइनिन क्या होता है। इन सब के बारे में मैं कभी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ये समझा दिया है कि पोस्ट कोविड वालों को ही क्यों हो रहा है ना। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कौन करेगा। इसका ट्रीटमेंट कौन करेगा? इसका ट्रीटमेंट करेगा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर करेगा ना, तो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से ही कराना होता है ट्रीटमेंट। कौन कौन कर सकता है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट कर सकता है। क्यों? ये डायग्नोस करेंगे, ये देखेंगे कि इन्फेक्शन कितना फैल गया, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस के केस में क्या होता है कि अगर सही टाइम पे नहीं मिला ना, सही टाइम पे आपको ड्रग नहीं मिले या सही टाइम पे आपको ट्रीटमेंट नहीं मिला ना, तो आपके ऑर्गन तक को आपकी सर्जरी के थ्रू निकालना पड़ता है। इतना ये भयानक, इतना डेडली होता है, कई बारी डेथ भी हो जाती है ना। इसके स्पेशलिस्ट कौन कौन होते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ऐसे रिसर्चर, ऐसे साइंटिस्ट या डॉक्टर, ऐसे जो फंगस, बैक्टीरिया, इन सब की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और कौन करता है? और करता है इसका इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट करता है, न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं, जो स्पेशलाइज्ड न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो करते हैं, ENT स्पेशलिस्ट करता है, मतलब ईयर, नोज़ और थ्रोट वाले जो स्पेशलिस्ट है वो करते हैं, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट करते हैं। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट मतलब जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आई में भी इन्फेक्ट करता है, अभी मैंने बताया है ना कि ये आई में भी इन्फेक्ट करता है।
डेंटिस्ट करते हैं। क्यों डेंटिस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार ये होता है कि दांत ढीले पड़ने लगते हैं, दांत लूज होने लगते हैं, दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या जॉ लाइन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो डेंटिस्ट और सर्जन इसलिए सर्जरी करने के लिए ऐसे टाइम पे। अब ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि शुगर लेवल को कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर शुगर लेवल बढ़ेगा तो इम्यूनिटी वीक होगी। ये याद रखना, शुगर लेवल बढ़ेगा तो इम्यूनिटी वीक होगी। इसलिए डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा, वो हाईली ससेप्टिबल होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि ये हो सकता है ना। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को बच के रखना है, और कोविड वालों को भी, क्योंकि एस्ट्रॉइड उनको मिलता है इसलिए इससे बचता है। ठीक है, हाइजीन मेंटेन करना। हाइजीन मेंटेन करने का बेसिकली मतलब ये है कि साफ़ सफाई बहुत रखना है। सपोज़ आपको वुंड हुआ, आपका कहीं कटा है, कहीं जला हुआ या कुछ भी ऐसा है, तो आपको ऐसे वेट एरिया में या बुरी कंडीशंस में नहीं रहना है जहाँ पे ये क्या बोलते हैं, जहाँ पर म्यूकोर माइकोसिस जो इन्फेक्शन है वो पनप सकता है, ऐसी जगह पर नहीं रहना है। मॉइस्ट और वेट सरफेस पे बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर फंगस या जहाँ पर फमफूंद, हमारे यहाँ फंगस को फमफूद अचार में लग जाता है ना, तो वो फमफूद उसे कहते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते हैं। तो ऐसी जगह से, ऐसी मॉइस्ट और वेट एयर पे ही ये डेवलप होता है, तो इस जगह से बचना है। सो ये तो हुआ प्रिवेंशन हम क्या क्या कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि ड्रग क्या क्या काम आते हैं। सो बेसिकली जो सबसे फेमस ड्रग है, जो हमेशा से यूज़ आ रहा है इस म्यूकोर माइकोसिस में, वो ड्रग है एम्फोटेरिसिन बी। जो ड्रग है ये दिया जाता है कब? जब आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए इन्फेक्शन, और अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो देन सर्जरी, और उसके बीच में आपको एंटी फंगल थेरेपी भी दी जाती है। अगर इन सब से कंट्रोल नहीं होता तो एट लास्ट सर्जरी बचती है। सर्जरी मतलब आपकी बॉडी से वो पार्ट ही निकाला जाएगा जहाँ पे इन्फेक्टेड है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन को रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो इसलिए आपका वो पार्ट बॉडी से डिटैच करना पड़ता है, सर्जरी के थ्रू बाहर निकालना पड़ता है। और एम्फोटेरिसिन बी के बारे में आप अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि इसकी भी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई, रेमडेसिविर की तरह। जैसे कि कोविड में रेमडेसिविर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग हुई, नकली बेचे गए, सेम इसकी भी शॉर्टेज आ गई है और इसे भी नकली बेचा जा रहा है। सो एम्फोटेरिसिन सबसे यूज़फुल इसमें ड्रग रहेगा। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। वीडियो का यहाँ समापन हो चुका है। सो वीडियो हो गई है ख़त्म। तो आपको ठीक ठाक लगता है तो ठीक ठाक लगा हो अगर ये जो मैंने बताया, तो उसे सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को दूसरों को दिखा देना, शेयर ज़रूर कर देना। शेयर करने से थोड़ा मेरा फ़ायदा हो जाएगा, है ना। तो अब प्लीज़ शेयर कर देना अगर ठीक लगता है तो। नहीं लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या नहीं लगा ठीक, क्या चेंजेस करना चाहिए। और अगर जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं, हालांकि इसका पीडीएफ तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आगे फर्दर जो भी पढ़ाऊँगा उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो टेलीग्राम चैनल पे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करते हैं कि क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब लिखा है इसलिए मैंने सब्सक्राइब बोल दिया। तो ये यहाँ पे 36 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, ग्लिच के कारण नहीं दिखा रहा है। तो ये आप चैनल मिल जाए, तो मिलना मुश्किल हो जाता है ना, कोई जानता तो है नहीं, तो मिल जाए तो ये कर लेना, यहाँ आप सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके।